Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर्स योर मिस मिमी कमिंग बैक टू चैप्टर नंबर 15 और टॉपिक है आपका बायो जियो केमिकल साइकिल। नाम से देखो, बायो मीन्स लाइफ एंड जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ। तो यहाँ पर केमिकल एक्सचेंज है बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट रेजर्वोयर्स एंड ट्रांसफ़र प्रोसेसेस, कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ मौजूद हैं, उनके रेजर्वोयर्स या स्टोर रूम्स कौन से हैं और वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। सो एसेंशियल मैटर, एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनिमल जो लिविंग है, प्लांट जो लिविंग है, इनको जो कुछ भी चाहिए होता है दे गेट फ्रॉम देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट। दीज atoms move from the abiotic world into the living tissue and eventually return to the source। इसका मतलब ये है कि living things take up this inorganic material from the surrounding environment, जो water है, air है, earth है, whatever, make it a part of its body और उसके बाद उसको give back भी कर देती है। ये जो न्यूट्रिएंट है, ये अनलाइक एनर्जी जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो करती थी, ये एक लूप में, एक सर्कल में ट्रांसफ़र होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर पहला, इस तरह इसकी ट्रांसफ़र होती है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब आप डिफाइन कर सकते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। The flow of the nutrients from environment to the organisms and back to the environment is called biogeochemical cycle। आप ये छोटी सी साइकिल याद रखें तो आप आपकी डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। That is from the environment to the organism, from the organism back to the environment। Next is primary reservoirs of the nutrients। Actually there are 4 reservoirs जिसको हम A, B, C, D कहते हैं। इसकी कैटेगराइजेशन हो गई है इस तरह। और बिफोर गोइंग इनटू द फिगर दैट इज़ गिवन इन योर बुक, मैं आपको एक समरी देती हूँ। देयर आर 4 reservoirs, reservoir A, B, C and D। A और B ऑर्गेनिक है, दैट इज़ दे कंटेन ऑर्गेनिक मटीरियल, एंड C और D इनऑर्गेनिक है। इसी तरह आपको पास पता होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी, क्या हम उसको एज सच यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो रेजर्वोयर A अवेलेबल, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिट्राइटस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इट इज़ एन ऑर्गेनिक बॉडी, इसके अंदर उस वक्त तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल नहीं होते जब तक कि वो डेड ना हो जाए, बट इट इज़ रेडली अवेलेबल। तो डिट्राइटस का मतलब होता है देयर डेड बॉडी, दैट इज़ डेब्री। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद जो डिट्राइटस या डेब्री बनता है वो दोबारा वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिट्रीवोर्स। व्हाट इज़ डिट्रीवोर्स? DETRI, DITRI-VORES। Detrivores are the bacteria and the fungi that eat up all the waste या debris। रेजर्वोयर भी इज़ अनअवेलेबल। किस तरह? इसमें कोल, ऑयल और पीट या फॉसल फ्यूल्स आते हैं जिसमें पेट्रोल, ऑयल, गैस सब कुछ आ जाता है। ये आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये हमारे पास अंडर द अर्थ डीपर लेयर्स में मौजूद होता है और इसको जब आप यूज़ भी करना चाहें तो पहले इसकी प्रोसेसिंग होती है, रॉ फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द अवेलेबल फॉर्म, इसलिए ये आपके पास अनअवेलेबल है। रेजर्वोयर 3 इज़ अगेन इनऑर्गेनिक, इट इज़ अवेलेबल। ये है तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर, सॉइल या वाटर में मौजूद है, ये रेडली अवेलेबल होते हैं। और रेजर्वोयर D इज़ इनऑर्गेनिक, अगेन इट इज़ इनअवेलेबल, दैट इज़ मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। ये आपके 4 रेजर्वोयर हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? रेजर्वोयर A, रेजर्वोयर B, रेजर्वोयर C एंड रेजर्वोयर D। ऑर्गेनिक मटीरियल, organic material, inorganic material and inorganic material, right? अब reservoir अगर आप A से स्टार्ट करें, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब तमाम प्लांट्स और तमाम एनिमल्स मौजूद हैं जिनके अंदर, जिनकी बॉडी इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? उसकी बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल सारा ट्रैप हुआ हुआ है। दीज आर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब रेजर्वोयर B में कैसे जाते हैं? व्हेन दे डाई देयर बॉडी इज़ नोन एज डिट्राइटस। अगर वो कहीं पर और यूज़ नहीं होती तो आपको पता है ज़मीन पे चेंजेस आते हैं, अर्थक्वेक्स, एरोशंस
और बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं जिसकी वजह से अपर लेयर ऑफ अर्थ जो है वो नीचे जाती है, ज़मीन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डेड हो जाती हैं ये डीपर लेयर्स में चली जाती हैं और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसल फ्यूल्स, जिसको आप कोल, ऑयल या पीट कहते हैं। ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, इसको आप बर्न करते हैं, आप कोयला भी बर्न करते हैं, आप ऑयल भी बर्न करते हैं, आप पेट्रोल भी यूज़ करते हैं। जब आप ये चीज़ें बर्न करते हैं, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, इट रिलीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, right? It can affect the soil, it can affect the water and it can also affect the atmosphere. So ये इस तरह रिटर्न बैक हो जाते हैं to these three reservoirs. अब यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। अब एक साइकिल तो आपको यहाँ से मिल रही है, दैट इज़ फ्रॉम रेजर्वॉयर ए, फॉसिलाइजेशन से बी में जाता है और बी बर्निंग के बाद सी में जाता है और सी में जो मटेरियल मौजूद है अगेन दैट आर टेकन अप बाय द लिविंग बॉडीज़। आइदर वो प्लांट हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अच्छा बच्चों, एसिमिलेशन का मीनिंग आपको आना चाहिए। एसिमिलेशन मीन टेकिंग अप द मटेरियल एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन। अक्सर आप डाइजेशन में पढ़ते हैं, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। डाइजेशन होता है सिर्फ उसको तोड़ना फोड़ना, और जब वो तोड़ फोड़ के बाद जितना फूड आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है ना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, और जो नहीं बना वो एसिमिलेटेड फूड नहीं है। सो दिस इज़ अगेन टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड एनिमल। तो एक साइकिल आपके पास ये बन गई। उसके बाद आपको यहाँ पर डी का क्या ताल्लुक है? डी इस अच्छा, यहाँ पर बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट डी, यहीं पर अगर आप ए रेजर्वॉयर में आए, इसने टेकअप किया फ्रॉम रेजर्वॉयर सी बाय एसिमिलेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और ये गिव बैक करेगा इसी सी रेजर्वॉयर को either by respiration or decomposition or excretion। ये हो गया A, B और C का रिलेशन। Now coming to D, D जो है that is inorganic material that is available as nutrients, it is actually the rocks। अब रॉक्स में एक चीज़ बाउंड हो जाए ना, आप ये समझ लें कि आप उसको एकदम से नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो आइदर वेदरिंग ऑफ रॉक्स अक्कर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है पत्थरों का टूटना फूटना, और एरोजन होता है सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना बाय रेन्स और बाय एयर, किसी तरह से भी। और जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है। सो इस तरह आपकी अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पर इनऑर्गेनिक मटेरियल की, आइदर बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स या एरोजन ऑफ द सॉइल। और यहाँ पर दोबारा जब आपके ये वेदरिंग और एरोजन होती है, इट इज़ गिवन टू एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये तीनों जो रिजर्वॉयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, सॉइल और वाटर, गिव बैक करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ सेडेंटरी रॉक। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मौजूद हैं, अगर दे आर नॉट टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर बाय प्लांट्स और एनिमल, they are actually converted into sedentary rocks and then they are again locked in the rocks। यहाँ पर इस पूरी फिगर को आप इन शॉर्ट कर सकते हैं। What is assimilation? मैंने आपको बताया taking up the food and making it a part of your body। तो C से जब A में जाते हैं that is assimilation होती है। उसके बाद आप A से जब B में जाते हैं तो फॉसिलाइजेशन होती है। फिर आप B से अगर आप जाते हैं डी में तो आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, और इसी के साथ आप बी में सी में भी जा सकते हैं, बी से सी में भी जा सकते हैं, दैट इज़ बाय बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल। अब मैं आपको समराइज़ करूँगी ये टॉपिक बाय सेइंग दैट एसिमिलेशन, फॉसिलाइजेशन, वेदरिंग एंड बर्निंग, ये जो मैंने अभी आपको बताया आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा। हैव अ क्विक लुक। Inorganic nutrients from C are taken up by living organism into A. Fossilization, organic remains from A are buried over million of years, that is fossil convert हो जाते हैं, fossil form हो जाते हैं into B. Then minerals from rock D are slowly broken down and released into C, and fossil fuels from B are combusted या burned, rapidly releasing carbon dioxide into the C reservoir। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट लेक्चर,
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।